नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के थंबनेल पर जिन ख़बरों की आपने सुर्खियां पढ़ी हैं, इन ख़बरों के अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में। उन डेवलपमेंट्स की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन चूँकि इस व्लॉग में ख़बरें ज़्यादा हैं, इब्तिदाइया अगर मैं देने लगा तो प्रोग्राम लंबा हो सकता है, तो अपनी ख़बरों की तफसीलात से ही अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी एक अहम खबर है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि ये नाकाबिल एतबार हैं, ये बात करके, ये ज़ुबान दे के, ये यकीन दहानी करवा के मुकर जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं। तो आज नाज़रीन एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक यकीन दहानी कराई, लेकिन उस यकीन दहानी पर, उस एश्योरेंस पर पीटीआई चंद घंटे भी कायम न रह सकी। अब यकीन दहानी नाज़रीन क्या थी? आपके नॉलेज में है कि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का इजलास भी हुकूमत की तरफ से बुलाया गया है, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब ने आज के इजलास से पहले जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास समन किया था, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होती हैं, उनके नुमाइंदे शामिल होते हैं, उनके अरकान शामिल होते हैं, उसमें तय ये पाया था, पीटीआई ने भी तय किया था, पीटीआई ने ज़ुबान दी थी कि आज के कौमी असम्बली के इजलास में जब वक्फा सवालात चल रहा होगा तो पीटीआई की तरफ से नुक्ता एतराज़ नहीं लिया जाएगा और पीटीआई की तरफ से कोरम की निशानदही भी नहीं की जाएगी कि कौमी असम्बली का कोरम पूरा नहीं है, तो लिहाजा पहले कोरम पूरा किया जाए। अब ये पीटीआई वाले स्पीकर अयाज सादिक साहब, वो शख्सियत, वो करैक्टर जिन्होंने पीटीआई की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दिलवाने में या कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया, और जो 12 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात को शेड्यूल कराने में भी अयाज सादिक साहब ने अपना रोल अदा किया। अब ये उनको यकीन दहानी करवा के आए, अयाज सादिक साहब को उन्होंने इनकी बात का मान रखा, उन्होंने इनकी कही गई बात के ऊपर यकीन किया, लेकिन जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नुक्ता एतराज़ का मुतालबा कर दिया गया। स्पीकर साहब ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि चंद घंटे भी आप अपनी बात पर कायम ना रह पाए। आप यकीन दहानी करवा के आए थे कि ना आप जो है नुक्ता एतराज़ मांगेंगे वक्फा सवालात के दौरान और कोरम की निशानदेही भी नहीं करेंगे। और फिर नाज़रीन ये हुआ कि पीटीआई की तरफ से कोरम की निशानदेही भी कर दी गई कि कोरम पूरा नहीं है, तो लिहाजा पहले कोरम पूरा किया जाए। तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जब गिनती कराई तो कोरम भी पूरा निकला। एक तो नाज़रीन ये पीटीआई के इस इक़दाम पे नाज़रीन जो अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार भी किया और रिजर्वेशन का इजहार भी किया है। अब किसका इसमें फ़ायदा हुआ? ट्रस्ट डेफिसिट तो पहले था, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर आई है। पिछले दिनों भी ये खबर आपके साथ हमने शेयर की थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है। खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी तवक्कुआत लगा के बैठी थी कि अमेरिका से कोई पैगाम, कोई टेलीफोन कॉल या कुछ ऐसा बड़ा होगा कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उसमें कोई बड़ी खुशखबरी होगी। फिर यह भी तवक्को लगाई गई कि शायद कोई इन्विटेशन आ जाए इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत का। लॉबिंग फ़र्म की खिदमात भी हासिल की गई। लॉबिंग फ़र्म की खिदमात के साथ साथ पीटीआई अमेरिकन चैप्टर के जो लोग हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं वहाँ के,
उन्होंने अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, लेकिन खान साहब के लिए कोई तकरीब हल्फ बर्दारी का, डोनाल्ड ट्रंप की ओवरटेकिंग के हवाले से कोई इनविटेशन खान साहब के लिए नहीं आया। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्हें इस तकरीब हल्फ बर्दारी पे मदऊ किया गया है, उनसे मुतल्लिक़ खबर ये सामने आई है कि वो जल्द अमेरिका रवाना होने जा रहे हैं, वाशिंगटन DC जाएंगे और ज़ाती हैसियत में, पर्सनल कैपेसिटी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस तकरीब हल्फ बर्दारी में बुलाया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में बुलाया गया है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो आजकल अमेरिका में लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, अब इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम एक ऐसा इक़दाम किया है। वो नाज़रीन ये है कि कौमी असम्बली के इजलास में इस आग में, लॉस एंजलिस की आग के जो मुतासरीन हैं उनके साथ यकजहती की हुकूमत ने करारदाद मंजूर करवाई है और आलमी इदारों से अपील की है हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के थ्रू कि जो लॉस एंजलिस के जो मुतासरीन हैं उनकी माली मदद की जाए। अब ये भी एक अच्छा इक़दाम हुकूमत ने उठाया है, इसका क्रेडिट हुकूमत लेने की कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है नाज़रीन, जो तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं मुज़ाकरात वाली ख़बर पे कि नई शराइत पे मुज़ाकरात, ये क्या मामला है। नाज़रीन कल आपको पता है कि 16 जनवरी है, आज हम 15 जनवरी में बैठे हैं। पहले तो हुकूमत और PTI कमेटी के मुज़ाकरात की तीसरी बैठक की जो तारीख़ आई थी वो 15 जनवरी की थी, लेकिन बाद अज़ां उसको तब्दील किया गया 16 जनवरी के साथ। अब कल इजलास होना है, PTI और हुकूमती कमेटी बैठेंगे, जिसमें जो बड़ा ब्रेक थ्रू होना है वो ये है कि PTI की तरफ से जो तहरीरी मुतालबात हैं उमर अयूब साहब के सिग्नेचर के साथ वो हुकूमती कमेटी के सामने रखे जाएंगे। अब यहाँ पे उमर अयूब साहब के जो सिग्नेचर करना है उस तहरीरी मुतालबात पे खान साहब दरअसल चाह ये रहे हैं कि किसी तरीके से भी तासुर ना जाए कि मैं तहरीरी तौर पे लिख के हुकूमत से NRO मांग रहा हूँ। अब खान साहब जो मर्ज़ी कहें, खान साहब जो मर्ज़ी कोशिश करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अदालत से रिहाई होगी, लेकिन रिहाई तो चलें अदालत से होगी, लेकिन अगर PTI हुकूमत ने फ़र्ज़ करें बात तय हो जाती है कि सरकारी वकला, हुकूमती वकला इमरान खान साहब की ज़मानत की मुखालफत नहीं करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई की किसी दरख्वास्त की मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेटलमेंट तो होगी NRO की सूरत में। बेशक अदालत से रास्ता निकले, लेकिन आपकी हुकूमती सतह पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट के नतीजे में खान साहब आ जाएंगे, तो ये NRO नहीं होगा तो और क्या होगा। अब नाज़रीन बात यह है, दो डिमांड तो तहरीक इंसाफ कल हुकूमत के सामने रखेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कन्वे किया गया है, PTI की मुज़ाकराती कमेटी पे ये वाज़े किया गया है कि सिर्फ लिख के दे देना कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सिर्फ लिख के दे देना कि हमारे असीरान जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा है कि सियासी कैदियों वाली तो आपको फहरिस्त देना पड़ेगी, उसमें देखेंगे कि जो नाम आप देते हैं उसमें जो लोग शामिल हैं उस फहरिस्त में, उन लोगों ने क्या कोई फौजदारी क्रिमिनल ऑफेंस किया है या फिर PTI के बाद दुरुस्त है कि ये सियासी कैदी हैं। दूसरा, हुकूमत ने जो कड़ी शर्त रखी है कि सिर्फ जुडिशल कमीशन कहने से नहीं बनेगा, इसके ऊपर बात होगी, तहरीक इंसाफ को कमीशन के हवाले से अपने TORs देने होंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशन देनी होंगी, और फिर उस जुडिशल कमीशन के अख्तियारात या दायरा अख्तियार क्या होगा इस पर भी तहरीक इंसाफ को बताना पड़ेगा, और फिर वो कमीशन कितने अरसे में अपनी रिपोर्ट देगा इस पर भी निगोशिएशन होनी है, इस पर भी बातचीत होनी है, और फिर कमीशन का सरबराह कौन लगेगा, कैसे लगेगा, तो ये इन शराइत के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होनी है। सिर्फ ये नहीं कि तहरीरी तौर पर लिख के दे देंगे और उस पर हमारा जवाब आएगा, लेकिन ये नीटी ग्रिटी अगर बात आगे बढ़ती है तो इन शराइत के ऊपर, इन नुकात के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होगी। तो ये हुकूमत ने क्लियरली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को ये पैगाम दे दिया है।
दूसरी तरफ नाजरीन, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मरीम नवाज़ साहबा, ये जो खान साहब के बारे में पीटीआई के लोग कहते हैं अब रिहाई के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठे हैं और कहा जाता है कि खान साहब कैद तन्हाई में हैं, तो मरीम नवाज़ साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज भी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ इमरान खान साहब के हवाले से एक अहम राज से पर्दा भी मरीम नवाज़ साहबा ने उठाया है। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि मरीम नवाज़ साहबा टीवी पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ करती हैं, और किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज वाली जो सियासत है उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनकी गवर्नेंस को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं। लेकिन एक जो चीज़ है कि मरीम नवाज़ साहबा का जो फोकस नज़र आता है, रोज़ टीवी पे आती हैं, दूसरे दिन टीवी पे आती हैं, तकरीर करती हैं, पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करना, टारगेट करना अपनी जगह पे, लेकिन वो साथ में गवर्नेंस का अपना एक मॉडल भी, उसको भी सेल आउट कर रही हैं, उसके भी प्रेजेंटेशन वो कर रही हैं, उसको भी शो ऑफ वो कर रही हैं कि पंजाब में गवर्नेंस का ये मॉडल है कि कहीं पे स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, कहीं पे लैपटॉप दिए जा रहे हैं, कहीं पर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है उसका तयन किया जा रहा है। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रमोट करने के हवाले से पॉलिसी बन रही है, किसान कार्ड हो गए, माइनॉरिटी कार्ड हो गए और ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट मरीम नवाज़ साहबा लेके आई हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने एक तो चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये किया है कि मैं जो गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें सामने लेके आती हूँ, अपनी परफॉर्मेंस में बताती हूँ अवाम के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके की क्या परफॉर्मेंस है, अपनी परफॉर्मेंस भी सामने लेके आए। यानी मरीम नवाज़ साहबा गवर्नेंस में, यानी सियासी बयानबाजी तो होती है, सियासी बयानबाजी में तो कोई मुकाबला नहीं, एक्चुअली जो मुकाबला आपका ऑन ग्राउंड होता है वो गवर्नेंस पे होता है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने आज चैलेंज किया है, तो देखते हैं अली मीन गंडापुर साहब क्या गवर्नेंस के हवाले से अपने इक़दामात, अपने फ़ैसले और उन फैसलों की एग्जीक्यूशन कामयाब नाकाम ऑन ग्राउंड कुछ है नहीं है, तो देखते हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। दूसरा नाज़रीन, ये जो कन्फाइनमेंट की बात करते हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, तो मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया था। अब खान साहब को जो सहूलियात मैसर हैं, खान साहब वकला के साथ मुलाकात भी करते हैं, फैमिली के लोगों के साथ भी मुलाकात करते हैं और उसके साथ साथ अहलिया के साथ भी मुलाकात होती है, मतलब खान साहब जो नाम लिख के देते उसके साथ खान साहब की मुलाकात हो जाती है। अब मरीम नवाज़ साहबा ने दावा किया है, इस अहम राज से पर्दा उठाया है कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, यानी एक दिन मुलाकात का मखसूस होगा, उसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा का कहने का मकसद यही होगा कि उसके अलावा किसी के साथ मुलाकात नहीं होती थी। मैं हफ्तों हफ्तों अपने सेल में रहती थी और मेरी मुलाकात नहीं होती थी। यहाँ पर तो हर दूसरे दिन खान साहब, हर तीसरे दिन खान साहब वकला के साथ, फैमिली के लोगों के साथ, अहलिया के साथ, हमशीरगान के साथ मुलाकात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ा इकदाम उठाया है और बड़ा अहसन इकदाम उठाया है और इस इकदाम पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रजामंद हो गई हैं। अब कैसे नाज़रीन रजामंद हुई हैं? मामला नाज़रीन ये है कि जो अदालतों में केसेस का एक तरीक़ाकार होता है, उसको अगर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहे तो एक्सप्लॉइट करते हैं, इस्तेसाल होता हुआ हम देखते भी हैं अदालती तरीक़ाकार को। ये मिलिट्री कोर्ट्स की मिसाल ले लें कि जिसमें ये जो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से कभी दरख्वास्त आती है कि ये मुकदमा फौरी तौर पे समाअत के लिए लगाएं। अब तो रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। एक तरफ दरख्वास्त आती है कि ये फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा समाअत के लिए लगाएं, दूसरी तरफ से फिर उन्हीं की किसी और बंदे की दरख्वास्त आ जाती है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता आप इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स ना करें। एक तरफ केस को इल्तवा करने की दरख्वास्त, दूसरी तरफ केस की अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त। अब बंदा क्या करे? नाज़रीन ऐसे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वाकई ही आपको अर्जेंट समाअत की या अर्जेंट हेयरिंग की आपको ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें होता यह कि जब आप अर्ली हेयरिंग फ़ाइल करते हैं उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उसमें
लॉजिकल रीजनिंग नहीं दी होती, तो उस अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त का पता नहीं चलता। और फिर उस पर यह भी पता नहीं चलता कि जो आपने जल्द समाअत की दरख्वास्त दी थी उसका एक्चुअली बना क्या है, एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, उसका स्टेटस क्या है, यह भी पता नहीं चलता। अब नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह किया है इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी के लिए या फराहमी इंसाफ की बेहतरी के लिए कि याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं मियाँ रऊफ़ अता साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप से है, आसमान जहांगीर ग्रुप से है, आप इसको बेशक नून लीग भी कह लें क्योंकि तारड़ साहब आजकल नून लीग के साथ हैं, उन्हें बुलाया सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियाँ रऊफ़ अता को, और साथ में हामिद खान ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सलमान मंसूर, उनको बुलाया। अब हामिद खान साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और ये एक साइकी, एक सोच है कि उधर तहरीक इंसाफ वाले खड़े हैं हामिद खान ग्रुप के साथ, और आसमान जहांगीर ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खड़े हैं। तो इस मामले पे कि जो अर्जेंट हेयरिंग वाले जो केसेस होते हैं, अर्जेंट नेचर के जो मुकदमात होते हैं, उनकी समाअत कैसे फ़िक्स की जाए, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इन दोनों नुमाइंदों को बुलाया, सदर सुप्रीम कोर्ट बार को भी, सेक्रेटरी को भी, और उनसे बातचीत की। और बातचीत करने के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद, उनके साथ नेगोशिएशन में ये तय पाया है कि अब जो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन आएगी उन्हें फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन ऐसी किसी भी अर्जेंट नेचर की जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ मुतलका डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेंगे, मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ वजाहत, लॉजिकल वजाहत भी देना पड़ेगी कि क्यों इस केस की अर्जेंट हेयरिंग रिक्वायर्ड है। और फिर ऐसे केसेस जिसमें थ्रेट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगी तो नीचे कोई ऐसा एक्शन होगा कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा, तो ऐसे केसेस में भी आपको रिकॉर्ड के साथ अर्ली हेयरिंग देनी होगी। तो ऐसी दरखास्तें, ऐसे अर्जेंट नेचर के जो केसेस हैं, उन्हें फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पे आप ये देखें कि इस मामले पे अब नून लीग और जो तहरीक इंसाफ है या जो धड़े दो वकला के हैं, अब इस मामले के ऊपर रजामंद हो गए हैं। मामला चीफ जस्टिस काजी अपने याहिया अफरीदी साहब के साथ तय करके आए हैं। अच्छी बात है, इसमें बेहतरी का रास्ता निकलेगा, इंसाफ की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। तो एक तरफ तो याहिया अफरीदी साहब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने 2 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया था 26वीं आईनी तरमीम आइन के आर्टिकल 191 के हवाले से, इस समाअत का नाज़रीन तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इस तहरीरी ऑर्डर में जो अगली समाअत है कि आया के रेगुलर बेंचेस से आइनी मुकदमात सुनने का जो अख्तियार है वो लिया जा सकता है। अब इस पे अदालत ने कहा है कि हम कुछ सवालात भी फ्रेज करेंगे, लेकिन साथ में जो वकला हैं उनसे कहा गया कि आप तैयारी करके आएँ और 16 जनवरी को यानी कल इस केस की हम समाअत करेंगे। अब नाज़रीन, इस बेंच में मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल हैं, इस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी साहब शामिल हैं। यहाँ पे नाज़रीन सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि जो अभी कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस हमने देखी, ये भी कानून की इंटरप्रिटेशन का केस है। ये जो केस है ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन का केस है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये केस आइनी बेंच में जाना चाहिए। लेकिन चलें, अगर मंसूर अली शाह साहब, बाकी 2 जज साहबान इस केस को सुनना भी चाहते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस रही, जो रवायत रही, उसमें तो ये है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन का केस आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, कानून की इंटरप्रिटेशन, तो उस पर यह होता है कि 5 रुकनी बेंच, एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो बजाय इसके कि इस पे मंसूर अली शाह साहब जो हैं, आइन के आर्टिकल 191 के तहत रेगुलर बेंचेस का आइनी मुकदमा सुनने का अख्तियार है, नहीं है, इस पर वकला को तैयारी का वक्त दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि मामला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भिजवाते कि ये एक इंटरप्रिटेशन का केस आया है, आप इसके ऊपर एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दें, तो क्या यह बेहतर ना होता। एक कानूनी सवाल नाज़रीन मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट की रही है कि आइनी और कानूनी मुकदमात में एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। देखते हैं कल इस केस में क्या होता है।